हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। दोस्तों, एमपी पुलिस की सीरीज को जारी रखते हुए हम लेकर आए हैं आज फिर आपके लिए एक नया मॉक, जिसमें पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आज फिर से चर्चा होगी। तो सेशन को शुरू करने से पहले आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है वो है कि भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन है। तो आपके जो ऑप्शन है शांता रंगास्वामी, बी नीलिमा जोगालकर, सी डायना इदुलजी या डी शुभांगी कुलकर्णी। ठीक है, तो आपके जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायना इदुलजी। ठीक है, ये जो डायना इदुलजी है यही आपकी भारत की पहली महिला ओडीआई क्रिकेट कप्तान थी। और आपको बता दें कि सन 1978 में पहला महिला क्रिकेट मैच खेला गया था। कहाँ खेला गया था? ईडन गार्डन के मैदान में, और यह मैच भारत का इंग्लैंड के खिलाफ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि है विश्व व्यापार संगठन कितने सदस्यों का राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार की नियमों से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 125, ऑप्शन नंबर बी 164, ऑप्शन नंबर सी 178 या ऑप्शन नंबर डी 195। तो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी 164 सदस्य हैं इसमें। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? जिनेवा में है। और वर्तमान अध्यक्ष जो है इसके वो है नगोजी ओकोंजो आइवेला। ये इनकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। किसकी? डब्ल्यूटीओ की वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी और भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता या ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? मुंबई में हुई थी। और इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपको बता दें इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? एओ ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की थी? 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि है कौन भारत का सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक सोना पाया जाता है। तो आपको जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं कि ए केरल, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश या डी कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक सोना पाया जाता है। यहाँ पूरे देश का 89% सोना पाया जाता है। कितना? 89% सोना निकाला जाता है। यहाँ करीब 17 लाख टन, कितना फ्रेंड्स? 17 लाख टन सोने के अयस्क का भंडार है। सोने के अयस्क का भंडार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जोनाथन डंकन, ऑप्शन नंबर बी विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन नंबर डी है आपका जॉन अगस्ट। इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स
विल्किंस। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे चार्ल्स विल्किंस, जिन्होंने 1785 में, कब किया था, 1785 में सबसे पहले भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, कब किया था, 1785 में। पहले संस्कृत में थी, लेकिन इन्होंने ही सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है। आपके ऑप्शन है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बदायूं, बरेली, बिजनौर या महाराजगंज। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिजनौर। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर में प्रवेश करती है और यह उत्तर प्रदेश 28 जिलों में होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में होकर बहती है। कितने, 28 जिलों में। ठीक है, 28 जिलों में बहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत में वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे फली फूली। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे झेलम, ऑप्शन नंबर बी है आपका नर्मदा, सी है भागीरथी और डी है सरस्वती। तो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है और वैदिक काल में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि शंकर लक्ष्मण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो आपके ऑप्शन जो आपको नजर आ रहे हैं, ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल और डी बैडमिंटन। तो आपका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। शंकर लक्ष्मण हॉकी से संबंधित हैं और इन्होंने 1956, 1960 और 1964 के ओलंपिक में भारतीय टीम के ये गोलकीपर रहे थे। क्या रहे थे, गोलकीपर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता था। ओलंपिक में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि मध्य प्रदेश में किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पन्ना, बी टीकमगढ़, सी छतरपुर और डी निवाड़ी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छतरपुर, सी छतरपुर में आपका बंदर हीरा प्रोजेक्ट है और यह एक ग्रीन फील्ड, क्या है, ग्रीन फील्ड माइनिंग प्रोजेक्ट है। कौन सा, बंदर हीरा प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड माइनिंग प्रोजेक्ट है। कहाँ पर है ये, छतरपुर में है। ठीक है, इसी के साथ इसी सत्र को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है गोविंदगढ़ पैलेस में किसके साथ, सॉरी ये गलत टाइपिंग, गोविंदगढ़ पैलेस में किसके शासकों, ठीक है, इसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था। रेवा, दतिया, मांडू या ओरछा। तो इसका ऑप्शन जो सही है वह हो जाएगा रीवा। ठीक है, गोविंदगढ़ पैलेस में रीवा के शासकों का निवास था और इसे राजा रघुराज सिंह द्वारा बनवाया गया था। इसके द्वारा, राजा रघुराज सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं कि 40 मीटर का एक अखंड स्तंभ कौन सा है जिसके शीर्ष पे 2 मुखी भगवान हैं। तो आपके ऑप्शन है बड़ा खंबिक, ऑप्शन नंबर बी आधा खंभ, ऑप्शन नंबर सी आपका भीम गजा और ऑप्शन नंबर डी है आप। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीम गज। ठीक है,
भीमगजा स्मारक जो है वो ऐसा अखंड स्तंभ है और जिसके शीर्ष पे दो मुखी भगवान है, और ये कहाँ पर है? विदिशा, मध्य प्रदेश विदिशा में स्थित है। ये एक टूरिज्म प्लेस भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग कि गोंड किला, किला नहीं है ये किला है, गोंड किला सतखंड कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 खरगोन, बी मुरैना, सी मंडला या डी नीमच। तो ये गोंड किला सतखंड आपका मंडला में स्थित है और यह मंडला जिला के बीच कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी, कौन सी नहीं? नर्मदा नदी और बंजर नदी के मध्य स्थित है। बंजर नदी के संगम तट पर स्थित है। गोंड का किला जो है वह नर्मदा नदी और बंजर नदी के संगम तट पर स्थित है। कहाँ पे? मंडला जिला में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे हम अपना कि त्रिकूट पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो त्रिकूट पहाड़ी का आपका ऑप्शन है कि सांची में, पंचमढ़ी, मैहर या चित्रकूट। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मैहर में स्थित है और ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की सतना जिले की मैहर तहसील में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे अपना हम, जो कि है नवंबर में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है? तो आपके ऑप्शन है सबसे गरीब है, या फिर दूसरा सबसे गरीब है, तीसरा सबसे गरीब है या चौथा सबसे गरीब है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्या है इसका कि ये जो आपका है ये चौथा सबसे गरीब है और यहाँ पे 36.65% लोग गरीब हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के वर्तमान भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सन 1999 में। कब हुआ था? सन 1999 में। ठीक है, सन 1999 में ग्वालियर खंडपीठ के वर्तमान भवन का उद्घाटन हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे कि नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जारी किया गया था? तो आपके ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1883 में या भारत सरकार अधिनियम 1909 में, ऑप्शन नंबर सी आपका 1915 में भारत सरकार अधिनियम, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो आपको बता दें कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है भारत सरकार अधिनियम 1915 में ही ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1915। ठीक है, 1915 में नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट का अधिनियम जारी किया गया था। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की वास्तविक काल की निगरानी के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम था? तो इसका जो सही ऑप्शन है, पहले हम इसके ऑप्शन आपको बताएंगे। कोविड स्वास्थ्य, कोविड संदेश, एमपी कोविड ऐप या कोविड योद्धा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोविड संदेश नाम का ऐप एमपी में लॉन्च किया गया था। कहाँ लॉन्च किया गया था? मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसका आशय था कि लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे अपना हम कि नवंबर में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों 2019 में कितना आरक्षण देने का फैसला किया है? तो आपके ऑप्शन है 2%, 5%, 7% या 10%। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 5%। ठीक है, कितना आरक्षण देने का फैसला किया है? 5% आरक्षण देने का फैसला किया है खिलाड़ियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे हम लोग कि कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है केरल,
बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। केरल की कली, ठीक है, कथक कली केरल से संबंधित है। और तमिलनाडु का आपको बताया है कि तमिलनाडु का आपका है भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम आपका है। और उत्तर प्रदेश का है आपका कथक, क्या है, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है। चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे, कि कन्हेरी गुफाएं कहाँ स्थित है या फिर किस शहर में स्थित है। तो आपके जो ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी रायसेन, सी जयपुर और डी अहमदाबाद। तो ये आपको बता दें कि आपके ऑप्शन नंबर ए जहां मुंबई आपको दिखाई दे रहा है, इसका आंसर मुंबई से ही हो जाएगा। कन्हेरी गुफाएं मुंबई में स्थित है और ये पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में स्थित है। आपको कन्हेरी शब्द का अर्थ बता दें, कन्हेरी शब्द कृष्णागिरी यानी काला पर्वत से निकला है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 21 पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे हम, कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है। आपके ऑप्शन है 10 मिनट, बी 45 मिनट, सी 8 मिनट या डी 30 मिनट। तो इसका जो सही आंसर है कि सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और 22वां क्वेश्चन आपका जो दिखाई पड़ रहा है आपको स्क्रीन पे, कि टीकाकरण अनुसूची चार्ट किससे प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है आपकी दवा की दुकान, बी क्लिनिक, सी फार्मेसी या डी जनरल स्टोर। तो आपको बता दें कि टीकाकरण का आपको चार्ट कोई दवा की दुकान वाला नहीं देगा, कोई फार्मेसी नहीं देगी, कोई जनरल स्टोर आपको नहीं देगा। ये आपको क्लिनिक से मिल सकता है जहां पर आपने टीकाकरण करवाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि अमीबा में यह विशेषता है। तो ऑप्शन है आपके प्रोटोप्लाज्मिक का आकारहीन द्रव्यमान, या स्कूटर से ढका हुआ शरीर, ऑप्शन नंबर सी है जूते के आकार का है, या डी है सिल्क से ढका हुआ शरीर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोटोप्लाज्मिक का आकारहीन द्रव्यमान। अमीबा की विशेषता होती है कि वो प्रोटोप्लाज्मिक का आकारहीन द्रव्यमान होता है, ठीक है। इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे। और वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि उर्वरक किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की क्या बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो आपके ऑप्शन है संख्या, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी उपज या ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। तो आपको ये बता दें कि संख्या भी नहीं बढ़ाएंगे, पानी से कोई मतलब नहीं है, मिट्टी से भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो उपज, ठीक है। उर्वरक किसानों को उपज बढ़ाने में सहायक होते हैं, ठीक है। जब उर्वरक का प्रयोग करेंगे फसलों में तो उनकी फसलों की उपज बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी फ्रेंड्स? उपज, ठीक है। अब हम लोग इसी के साथ अपना आखिरी और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, कि नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे वो है निकट दृष्टि दोष, दूरदर्शिता, लंबी दृष्टि या दृष्टि दोष। तो नेत्र दोष मायोपिया का जो दूसरा नाम है वो है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसे हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए इसी के साथ दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ आपका ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप जुड़े रहिए हमसे इसी चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। ये आप भी का चैनल है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं आपसे कल फिर एक नया मॉक लेके। तो अपनी तैयारी को इसी प्रकार बरकरार रखिए। नमस्कार।